Hello student, I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today I will teach SST class. Student, SST की क्लास में आज आप लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को किस प्रकार से भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट, समुद्रगुप्त भारत के गुप्त वंश में चौथे नंबर का शासक है। चंद्रगुप्त प्रथम का ये बेटा था। चंद्रगुप्त प्रथम, इसके पिता का नाम और माता का नाम कुमार देवी था। स्टूडेंट, कुमार देवी और चंद्रगुप्त से उत्पन्न यह गुप्त वंश का सर्वोच्च शक्तिशाली शासक था। सर्व विजेता इसे कहा जाए। इसने विश्व विजेता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा इसके अंदर थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इसके सिक्कों से पता चलता है और जो इसके स्तंभ मिले हैं उससे पता चलता है कि ये महान विजेता था। और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम चलते हैं मौर्य साम्राज्य। स्टूडेंट, ज्यादा दिनों तक स्थिर रखने के लिए राजनीतिक स्थिरता, साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने के लिए अंदर से उसे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। उसकी सैनिक क्षमता वो शक्तिशाली होनी चाहिए और राजनीतिक स्थिरता बहुत ही आवश्यक है किसी भी देश को समृद्धशाली बनाने के लिए। इसके युग को अगर देखा जाए तो क्लासिक युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे सोने के सिक्के चलवाए थे, अनेक प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए थे और इसलिए इसके साम्राज्य को समृद्धशाली स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ दशक ऐसे बीते, कुछ साल ऐसे बीते जो कि भारत विखंडित रूप में था। छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ और वो राजवंश हमारे देश में शासन कर रहे थे। बिखरे हुए साम्राज्य को समुद्रगुप्त ने एक सूत्र में बांधने का काम किया। दक्षिण की साइड में जब गया तो उसने दक्षिण के 12 राजाओं को अपने युद्धों से पराजित करके और उनके साम्राज्य को पुनः उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अकेले मगध से शासन करना पूरे दक्षिण भारत में संभव नहीं है। इसलिए उनके राजाओं के साम्राज्य को उन्हें पुनः वापस भी कर देता था अपनी अधीनता स्वीकार करने के बाद। उसके बाद जब ये आता है स्टूडेंट, तो पश्चिम की साइड में 6 राजा थे जो अलग अलग अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थे। उन्होंने जब देखा कि दक्षिण के सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने में सक्षम है तो हमारी क्या मिसाल है, उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे नतमस्तक हैं, चरणों में आपका हम प्रणाम स्वीकार करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से उपहार भेंट स्वरूप दे करके उनकी अधीनता को समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया, उनके उपहारों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद माता कुमार देवी और पिता चंद्रगुप्त से उत्पन्न समुद्रगुप्त एक महान महत्वाकांक्षी राजा के रूप में उभरे, सामने आए और पूरे भारत को समृद्धशाली बनाने में इनका महान योगदान था। इसकी कला इनको कहां से मिली? बाल्यकाल से ही। कुमार देवी अत्यंत उदार कर्तव्यनिष्ठ महिला थी, जिनके संरक्षण में चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के संरक्षण में समुद्रगुप्त का लालन पालन हुआ। उसी प्रकार से इनकी प्रतिभा निखरती चली गई और ये ऐसी महिला थी जो कर्तव्यनिष्ठ थी, बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ थी। जिस काम को करती थी और उस काम को पूरा करती थी जिसे वो लेती थी। माँ के विलक्षण प्रतिभा और पिता की विलक्षण प्रतिभा, दोनों की प्रतिभाएं उनके अंदर समाहित थी। और इसके बाद भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु समुद्रगुप्त ने विजय अभियान प्रारंभ किया, भारत का चहुमुखी विकास किया और पूर्व की साइड के द्वीपों को जीतने के लिए उन्होंने समृद्धशाली नौसेना का भी विकास किया। इसके पहले किसी भी राजा के यहाँ पर इतनी समृद्धशाली नौसेना नहीं होती थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त
के पास समृद्धशाली नौसेना थी। समुद्रगुप्त के सिक्कों में कुमार देवी और समुद्रगुप्त को स्वयं वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। स्टूडेंट, लेन पूल ने यहाँ तक भी लिखा है कि लेन पूल एक राइटर है, उसने लिखा है कि 6 लाख हाथियों की सेना को लेकर के समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि इसके पास समृद्धशाली और एक विशाल सेना थी। जब विशाल सेना और प्रशिक्षण युक्त विशाल सेना होगी तो जिस क्षेत्र में जाएगी उसको विजित करके ही वापस आएगी। समृद्धशाली सेना थी और महत्वाकांक्षी प्रतिभा के विलासी महत्वाकांक्षी प्रतिभावान समुद्रगुप्त, जिस क्षेत्र को समुद्रगुप्त विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उसने संपूर्ण भारत को, सबसे पहले ये सोचा कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधे, और उसने बहुत सारी स्थापत्य कला का भी विकास किया। इसके बाद देखा जाए तो पूर्वी तट के दक्षिणी द्वीपों को जीतने के लिए उसने नौसेना का विकास किया, एक महान नौसैनिक। और उसके बाद पश्चिम के 12 राजाओं और 6 पश्चिम साइड के दक्षिण के 12 राजाओं को जीता। उन राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के बाद, जब राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली समुद्रगुप्त की, तो उसके बाद उन राजाओं को उनका राज्य वापस कर दिया। क्योंकि समुद्रगुप्त ये जानता था, स्टूडेंट, समुद्रगुप्त को ये बात पता थी कि अगर हम अकेले एक क्षेत्र शासन करना चाहें तो हम दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों में शासन अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए समुद्रगुप्त ने इन सभी को इनकी अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्हें उनके साम्राज्य को वापस कर दिया। ये समय समय पर, चूंकि हिंदू राजा थे, हिंदू राजाओं के जो त्योहार थे उनमें ये राजा समय समय पर उनके उपहार स्वरूप भेंट वहां से भिजवा दिया करते थे। उसके बाद संपूर्ण भारत को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। स्टूडेंट, अश्वमेध यज्ञ जब समाप्त हो गई तो उसके बाद उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध करने के बाद महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था इसने। और घोड़े की आकृति, चूंकि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, उस पूरे क्षेत्र को विजित करके घोड़ा जब घूम करके आता है, अगर कोई राजा उसके घोड़े को नहीं पकड़ता तो जिस जिस क्षेत्र में राजा घोड़ा घूम करके आता है वो पूरा क्षेत्र उस राजा का हो जाता है। इस प्रकार से अगर किसी ने उसका घोड़ा पकड़ लिया और तब जाकर के उस राजा से इनका युद्ध होता है, जो जीतता है वह क्षेत्र उसका हो जाता है। इसके बाद उन्होंने घोड़े की आकृति के सिक्के चलवाए थे और उन सिक्कों पर उन्होंने अश्वमेध पराक्रमः भी संस्कृत के लेख भी लिखवाए थे, घोड़े की आकृति बनवाई थी और कई बार उन्होंने वीणा बजाते हुए भी सिक्के चलवाए थे। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे सोने के सिक्के चलवाए थे, इसलिए इनके काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। स्टूडेंट, जब आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर में आपको पहला क्वेश्चन मिलता है, समुद्रगुप्त कौन था? स्टूडेंट, समुद्रगुप्त, अभी आपने देखा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। और दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त की विजय का उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त की विजय का उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना। चूंकि इसके पहले मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह काम किया था, संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मौर्य वंश कम शक्तिशाली राजा हुए, उनके राजाओं की शक्ति कम होती गई, इस प्रकार से वो समस्त जो क्षेत्रों के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजा की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया और स्वतंत्र शासक बन गए। तो समुद्रगुप्त ने भी यही काम किया कि संपूर्ण इनका उद्देश्य था विजय करने का, ये नहीं था धन लूटना नहीं था, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा जाए, पूरे भारत को एक कर दिया जाए और एक राजा हो उसके अधीन और अनेक राजा हो जो उनके निर्देशों पर कार्य करते रहे। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? स्टूडेंट, अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के साथ उस क्षेत्र में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाता है उसके पीछे उसकी सेना भी होती है।
जिस क्षेत्र में वो घोड़ा जाता है वो क्षेत्र उस राजा का मान लिया जाता है। अगर किसी राजा ने उसके घोड़े को पकड़ लिया, उस राज्य में वो गया और उसके घोड़े को किसी ने पकड़ लिया, तो उस दशा में उस राजा से युद्ध करना होता है। अगर वो राजा विजयी होता है तो वो क्षेत्र उसका हो जाएगा। अदरवाइज जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा है उसका क्षेत्र, उसका संपूर्ण क्षेत्र उसी राजा का हो जाएगा जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत सारा स्थापत्य कला का विकास किया और हजारों प्रकार के सोने के सिक्के इन्होंने चलाए। कहीं पर संस्कृत में लेख लिखा हुआ मिला है, कहीं पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है और कहीं पर समुद्रगुप्त ने घोड़े की आकृति के सिक्के चलाए। यानी कई प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए, बहुत संख्या में सिक्के चलाए, जिस वजह से समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, ये गुप्त वंश का सबसे महान, सबसे प्रतापी शासक था। इसकी अधीनता संपूर्ण देश के जितने भी राजा थे सबने इसकी अधीनता को स्वीकार किया। स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक इस वीडियो को जरूर देना। स्टूडेंट, आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।